हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो टॉपिक्स बच गए तो उनको कवर करेंगे और आज चैप्टर हम फिनिश करेंगे। एक टर्म है ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, जो हम ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एनर्जी गिविंग फूड है, ये डाइजेस्ट होकर हमको एनर्जी देते हैं। अगर जितनी एनर्जी उनसे रिलीज हो रही है वो एनर्जी हम खर्च नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जितना भी पार्ट ऑफ एनर्जी हम खर्च नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते, उतना पार्ट ऑफ एनर्जी फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है, स्टोर होने लगती है। और उस फैट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से, उसके स्टोरेज की वजह से हमारा जो बॉडी है वो ओबीज होने लगता है। यानी कि हमको जो बीमारी आती है वो है ओबेसिटी। इस ओबेसिटी बीमारी में क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, जरूरत से ज़्यादा मोटापा आने लगता है। हमारे जो खासकर ये पेट है, इस पर ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है कि पहले ये पेट होता है, फिर ये निकल के तबला बनता है, फिर ये ढोलक बनता है, फिर बाद में पूरा नगाड़ा हो जाता है। तो ये पेटुमल बन जाते हैं। इसी तरह शरीर के हर अंग में फैट्स यानी कि चर्बी जमा हो जाती है और मोटापा आ जाता है, शरीर का वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो होता है ओबेसिटी। कईयों को लगता है कि मोटापा अच्छी चीज़ है, बट साइंस के नज़रिए से ये जो मोटापा ओबेसिटी है अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसको हैम्पर करती है। और ओबेस जो पर्सन है उसको जल्दी ही कोई भी बीमारी लग जाती है। और सबसे पहले जिन बीमारियों को यह ओबेसिटी दावत देती है, बुलाती है, वो हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, दिल संबंधित बीमारियां। और फिर जब हाई प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, डायबिटीज की बीमारी हो गई, तो ये दोनों मिल करके और दर्जनों बीमारियों को दावत देती है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि ओबेसिटी ना हो, और ओबेसिटी ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि ओवर न्यूट्रिशन ना हो। न्यूट्रिशन उतना ही हो जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारा डाइट बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने बताया था व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स all the nutrients, all the 7 nutrients in adequate proportion, यानी कि जो हमको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, उससे न कम न ज़्यादा। ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी ओवर न्यूट्रिशन के। दूसरा था माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या है कि हम कई बार लगता है कि हम अच्छा खाते पीते घर के, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, हमारी ज़िंदगी सही ढंग से चल रही होती है। पर होता क्या है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, जो डाइट ले रहे होते हैं, उस डाइट में 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा भी होते हैं। यानी कि हम एक ही तरह के न्यूट्रिएंट लिए चले जा रहे हैं। अब आलू की केवल सब्जी और भात यानी कि चावल लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक्सेस हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम हो गए, डेफिशिएंट हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें से गायब भी हो गए।
पर हमें तो लग रहा है कि हम भरपेट खा रहे हैं, हमें भूख नहीं है, हमारा पेट भर गया, हमको एनर्जी मिल रहा है, हम अपना सारा काम भाग दौड़ करके कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ दिक्कत शरीर के अंदर हो रही है जो बाहर से बेशक अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, और इसी तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि यहां तो हो सकता है हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या हो सकता है कि हम बैलेंस डाइट नहीं भी ले रहे हैं, या बैलेंस डाइट ले भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हमारे फूड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते। बट प्रॉब्लम यह है कि एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है। हमको पेट भरने के लिए चाहिए 4 रोटी, मिल रहा है खाने के लिए 2 रोटी। हमको चाहिए 1 कटोरी दाल, मिल रहा है आधा कटोरी दाल। बात समझ में आ रही है? यानी कि खाना तो मिल रहा है लेकिन भरपेट नहीं मिल रहा है, जितनी हमको जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है, और उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। तो अगर हमारा न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन होगा या अंडर न्यूट्रिशन होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा, तो जाहिर सी बात है या तो हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही नहीं पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे तो कम मात्रा में, डेफिशिएंट अमाउंट में, और बिल्कुल भी नहीं पहुंचे तब भी डेफिशिएंसी है, और थोड़ा पहुंचे जरूरत से तब भी डेफिशिएंसी है। और अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हुई यानी कि कमी हुई, तो जिस न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उससे रेस्पेक्टिव जो डिजीज होती है हमको, वो तो डिजीज होगी, और न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उन्हीं को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। यहां पर हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के एग्जांपल्स लेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो क्या होगा? 2 तरह के डिजीज आएगी, एक बॉडी वीकनेस, दूसरे लॉस ऑफ स्टामिना। बॉडी वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी महसूस होगी, चला नहीं जाएगा, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, दौड़ भाग नहीं सकते, कई बार तो बैठ भी नहीं सकते ज़्यादा देर तक, और कई बार ऐसी भी वीकनेस होती है कि सही ढंग से आप सो भी नहीं सकते, यानी कि शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, वीक, बॉडी वीकनेस आ जाती है। देन लॉस ऑफ स्टामिना, काम करने की क्षमता, पहले काम करने की क्षमता थी 10-10, 12-12 घंटे तक काम कर लेते थे, अभी 2 घंटे भी काम नहीं हो रहा है, स्टामिना गायब हो गई। स्टामिना मतलब वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को स्टामिना कहते हैं, और वो स्टामिना खत्म हो गई या कम हो गई, लॉस ऑफ स्टामिना हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी तो हर काम करने के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे भोजन में कम है तो एनर्जी कम क्रिएट हो रही है, और जब एनर्जी बॉडी में कम रहेगी तो वीकनेस तो कमजोरी तो आएगी, स्टामिना तो हमारा लॉस होगा। अब है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या बीमारी हो सकती है? क्वाशीवोर्कर है और मैरास्मस है। क्वाशीवोर्कर में क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि टेढ़ भाषा में बात करें तो प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, जो ये फेस है, चेहरा है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूज जाता है, फूल जाता है। लिम्स में जो हाथ हैं, पैर हैं, इनको लिम्स कहते हैं, ये भी स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बाल है ये डिसकलर होने लगता है, कि नेचुरली जो ब्लैक कलर होना चाहिए वो ब्लैक कलर से ग्रे कलर या फिर वाइट कलर, इस तरह का ये डिसकलर होने लगेगा, उसका कलर चेंज होने लगेगा। और कई बार हेयर फॉल भी होने लगता है, और कई बार इतना हेयर फॉल होता है कि सारे के सारे हेयर से फॉल हो जाते हैं, यानी कि सिर गंजा हो जाता है। थिनिंग ऑफ लेग्स, पैर जो हैं वो बहुत पतले पतले हो जाते हैं। प्रोट्रूडिंग बेली, ये जो पेट है वो निकल जाता है,
यानी कि चेहरा फूल गया, सूज गया, हाथ फूल गए, लिम्स फूल गए, पैर पतले पतले हो गए और पेट निकल गया। सिर के बाल जो हैं या तो पूरी तरह से झड़ गए या फिर अगर बचे हैं तो डिसकलर हो गए, उनका नेचुरल कलर गायब हो गया। ये पहचान है क्वाशियोरकर की, ये बीमारी हो जाती है। देन मैरास्मस, ये बीमारी के लिए है कि अगर डाइट में प्रोटीन और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर कमी है तब ये मैरास्मस हो जाता है। केवल प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर है, और प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट भी कम है, वो भी प्रॉपर नहीं मिला है भोजन में, तो मैरास्मस। और मैरास्मस का लीन एंड थिन बॉडी, बहुत ही दुबली पतली बॉडी हो जाती है, शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, लंबाई चौड़ाई जो बढ़नी चाहिए, फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ होना चाहिए था बॉडी का, वो रुक जाता है। देन लैक ऑफ मूवमेंट, चलने में भी बच्चे को परेशानी आती है, चल नहीं पाता ऐसे ढंग से। तो ये सारी कमियां आ गई मैरास्मस में। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। अगर हमारे डाइट में कुछ विटामिन्स की कमी है तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स में क्या होता है, सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स, हड्डियां जो है मुलायम हो जाती हैं और भंगुर हो जाती है, यानी कि हल्के से चोट लगी नहीं, हल्का सा कहीं गिरे नहीं कि तुरंत हड्डी टूट जाती है। तो सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स। बो लेग्स, लेग्स जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, या तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं, आपको बताया था पहले भी, यानी कि घुटने आपस में सट जाते हैं, या फिर ऐसे हो जाते हैं कि घुटने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भाग जाते हैं, तो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं या फिर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि हड्डियां क्या हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है, ब्रिटल हो गई है, पूरे बॉडी का वेट पैर के ऊपर है, तो पैर की हड्डियों पर जब वेट पड़ेगा और हड्डियां क्या हैं, हार्ड नहीं हैं, सॉफ्ट हैं, तो बेंड होंगे, और बेंड होंगी, जैसे बेंड हो जाए, मतलब ऐसे सीधे होने के बजाय ऐसे बेंड हो जाए, या फिर ऐसे बेंड हो जाए, या फिर ऐसे बेंड हो जाए, या फिर ऐसे बेंड हो जाए, जैसे भी बेंड हो जाए वो डिपेंड करता है कि हमारा वेट कैसे पैर के ऊपर पड़ता है, उसी के अनुसार से वो बेंड हो जाती हैं, बो लेग्स। बेंट स्पाइन, जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से जो ऊपर से नीचे तक जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर नर्वस सिस्टम का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला बॉडी ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइन है यह भी बेंट हो जाता है, ये भी मुड़ जाता है। एबिलिटी टू सीट, क्रॉल, वॉक डिलेड। बच्चे में क्या होता है, अगर बहुत कम उम्र में अगर ये आ गई तो लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चा जन्म लिया, पाला है, पोसा है, इतने महीने का हो गया, अब ये इतनी उम्र होने के बाद ये बैठना सीख लेता है, इतनी उम्र होने के बाद ये क्या कहते हैं, क्रॉल करने लगता है, माँव बन के चलने लगता है ना, चार पैर पे, और फिर ये धीरे 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 खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर खड़ा होने लगता है, फिर चलने लगता है, वॉक करने लगता है। उम्र तो बढ़ रही है, उम्र के अनुसार आप सोच रहे हैं कि ये चेंजेस बच्चे में आनी चाहिए। कि बच्चा जो लेटा लेटा था वो करवट बदलना चाहिए, अब वो उठ करके बैठना चाहिए, अब वो क्रॉल करना चाहिए, अब वो खड़ा होना चाहिए, अब वो वॉक करना चाहिए, अब वो रन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है टाइमली, वो कह रहा है डिलेड हो रहा है, यानी कि उसमें विलम्ब हो रहा है, डिले हो रहा है, यानी कि सही एज पर नहीं हो रहा है। रीजन कि विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी है, और हड्डियां मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, मसल्स को मूवमेंट करवाने में मदद करती हैं। जब हड्डियां ही कमज़ोर हैं तो बेचारी मसल्स में क्या मूवमेंट करवा और किस तरह का काम करवाएं। देन डिफॉर्म्ड चेस्ट, कई बार जो होता है ये चेस्ट जो है, छाती की जो बातियाँ हैं, यानी कि जो यहाँ के जो बोन्स हैं, रिब्स हैं, वो भी सॉफ्ट होते हैं, वो भी बेंड हो जाते हैं, उल्टे सीधे बेंड हो जाते हैं, और छाती भी डिफॉर्म्ड हो जाती है, यानी कि एक प्रॉपर शेप में नहीं रहती है। दूसरी जो बीमारी है विटामिन की कमी से, वो एस्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होती है। एस्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं वो स्वेल हो जाते हैं,
सूज जाते, फूल जाते हैं और फिर उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। पेनफुल लिम्स, हाथ और पैर में दर्द का एहसास होने लगता है। बॉडी वीकनेस, शरीर में कमजोरी आ जाती है। एनामिया, शरीर में खून की कमी हो जाती है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, अगर घाव हो गया है कहीं पर कट के, फट के या जल के या जैसे भी घाव अगर बॉडी के अंदर निकला हुआ है तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, चाहे कितना भी लोग इलाज करवाते रहते हैं और कहते हैं देखे ना इतना सुई दवाई करवा लिए, ये दवा लिए, ये सुई लिए, यहाँ दिखाए वहाँ दिखाए, घाव ही नहीं ठीक हो रहा है। तो असली प्रॉब्लम क्या है कि स्लो हीलिंग ऑफ जो वाउंड से धीरे धीरे जो घाव भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं उसके पीछे जिम्मेदार ये विटामिन सी की कमी है। एंड लो इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है अगर हमारे डाइट में विटामिन सी की कमी है। अभी कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा होगा, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए होंगे, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस भी आए होंगे, आप कि अदर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको विटामिन सी दिया जा रहा है या जो नहीं है उनको भी राय दी जा रही है वो अपने डाइट में विटामिन सी बढ़ाएं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनसे रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो प्रचार करती है फलाने चीज़ लीजिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये क्या है? विटामिन सी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, तभी तो ये सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या तरह तरह के राय दे रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके। तो विटामिन सी की अगर कमी होगी तो इम्यूनिटी पावर यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। थोड़ा सा मिनरल्स की भी कमी से कुछ डिजीज हम देख लेते हैं। अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो गई है तो जो रोग होगा, जो डिजीज होगी उसका नाम हो जाएगा ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है? दरअसल हमारा जो नेक है, नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको कहते हैं थायरोक्सिन। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये ही थायराइड ग्लैंड के साइज को मेंटेन करके रखता है, यानी कि नेक के साइज को मेंटेन करके रखता है और भी कई तरह के फंक्शंस वो हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। लेकिन सब ये थायराइड ग्लैंड तभी प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जब उसको अपनी खुराक मिलती है। और उसको कौन सी खुराक चाहिए? आयोडीन की। अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को जितना आयोडीन चाहिए उतना आयोडीन उसको नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का प्रिपरेशन और उसका रिलीज वो कम करता है या नहीं करता है। और जब थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है या नहीं रिलीज होता है, ऐसे सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे स्वेल अप करने लगता है, फूलने लगता है, सूजने लगता है। और उसके फूलने सूजने की वजह से पूरा नेक सूजता है और वन साइडेड सूजता है ये, है ना। और ऐसे धीरे धीरे ये बाहर की तरफ निकलने लगता है, यहाँ पर नेक निकल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, घेघा रोग। इसके साथ साथ वही स्वेलन नेक हो गया। फिर रिटार्डेड ग्रोथ, अगर ये बच्चों में हुई है बीमारी तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है इसकी वजह से। और मेंटल डिसेबिलिटी भी आती है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, मानसिक तौर पर आदमी बीमार हो जाता है, उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता। फिर है एनीमिया, ये आयरन की कमी से होती है। हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्प सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्प सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के काम बीमारियों से लड़ना है, प्लेटलेट्स के काम ब्लड क्लॉटिंग होता है, पहले भी आपको बताया हुआ था, कहीं कट जाता है, खून गिरने लगता है तो वो निकलने वाला जो ब्लड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लॉट हो जाता है, तो जहाँ कटा है, क्रैक है, वो सील हो जाता है, वो बंद हो जाता है और खून बहना रुक जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन आरबीसी जो है हमारे बॉडी में एक तरह के कैरियर का काम करता है। उसी आरबीसी का एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इस हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए जो ब्लड को खुराक चाहिए वो खुराक है आयरन की। आयरन तो उसको मिलनी चाहिए। आयरन जब प्रॉपर उसको मिलता रहेगा तो हेमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन होता रहेगा। यही हेमोग्लोबिन है जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और उस ऑक्सीजन को बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है, जहां पर डाइजेस्टेड फूड जूस भी पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से वो भी पहुंचता है। डाइजेस्टेड फूड जूस और
इस ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता, और उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी जितनी तत्काल जरूरत है सेल को खर्च कर लेता है, जो तत्काल जरूरत नहीं है वो एटीपी के फॉर्म में अपने माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेता है, और बाद में जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो उसी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर के काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल चैप्टर में इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये कह रहा था कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेस्ट फूड जिसको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और उस ऑक्सीजन को एक एक सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुँचाएगा कौन? ब्लड के अंदर जो आरबीसी के अंदर जो कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन, वो। और हेमोग्लोबिन बनेगा कैसे? जब हमारी खुराक में, हमारे डाइट में आयरन रहेगा तब। अगर हमारे डाइट में आयरन नहीं है तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, आयरन कम है तो कम होगा, और जब हेमोग्लोबिन कम रहेगा तो कम ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा। डाइजेस्टेड फूड जिसका कम ऑक्सीडेशन होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, और बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो नतीजा क्या आएगा? शरीर में कमजोरी। हर काम करने के लिए एनर्जी हमको चाहिए, तो वही बॉडी में क्या क्या आ जाएगी? एनीमिया, उस बीमारी का नाम है एनीमिया। और जो सिम्टम्स में आएगा फटिग, यानी कि थकान, शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होने की, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी। वाइट नेल्स, ये जो नेल्स हैं है ना, ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। अभी वाइट नहीं, ऐसे आप करके देखिएगा, अब ये रेडिश टाइप का आपको दिखाई देंगे जब आप ऐसे करिएगा। जब एनीमिया हो जाएगा, इनके ब्लड की कमी हो जाएगी तो प्योर वाइट दिखाई देने लगेंगे। वाइट नेल्स, पेल स्किन, ये जो स्किन है अभी ये आपका पीला पड़ जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर सूज जाएंगे। ये सब ड्यू टू लैक ऑफ आयरन होता है हमारे डाइट में, और बीमारी का नाम होता है एनीमिया। चलिए, कुछ बीमारी है हम देख लेते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी हो गई हमारे बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा? वीक बोन्स, टीथ एंड मसल्स, शरीर के जो हड्डियां हैं, दांत हैं और मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, ये सब के सब कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के पाठ का नाम ही था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफ वेज, वाटर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो होना चाहिए। देन विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे विटामिन्स हमारे डाइट में शामिल होने चाहिए। फिर विटामिन बी में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 वगैरह ये सब भी होने चाहिए। मिनरल्स में हमारे डाइट में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, है ना, ये सब सारे के सारे मिनरल्स होने चाहिए। कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो नहीं होना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स को होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट्स कम मात्रा में, विटामिन और मिनरल्स बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए होता, बट वो वाइटल रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो हमारे डाइट में सारे के सारे होने चाहिए। सब के सब एडिक्वेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट ही हमको लेना चाहिए। जो लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते, उनके पास पैसा रहने के बावजूद भी, सारे साधन रहने के बावजूद भी वो इन डेफिशिएंसी डिजीज से सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, आप ले सकते हैं, तो आप बैलेंस डाइट लें, है ना, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर और एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ताकि किसी भी तरह के डेफिशिएंसी डिजीज से जूझना नहीं पड़े। और ये बात अलग है कि किसी के पास सक्षमता नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब हैं, खैर उनकी तो मजबूरी है, उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो सक्षम हैं वो लोग बैलेंस डाइट लें, और गरीब लोग कुछ ना कुछ गरीबी दूर करने के लिए उपाय करें, जैसे कर सकते हैं। अब वो एक अलग है, यहाँ तो मैं क्लास में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो कुछ ऐसा करें, हाथ पांव मारे, कोशिश करें कि गरीबी दूर हो, गरीबी दूर करके बैलेंस डाइट का अपने घर परिवार में इंतजाम करें।
और जो सक्षम हैं वो लोग तो ज़रूर बैलेंस डाइट ही लें। हॉस्पिटल जाने से और पैसा दवा में और डॉक्टर में खर्च करने से बेहतर है कि वो अपने डाइट में खर्च करें, बैलेंस डाइट लें, निरोग रहें। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब पूरा चैप्टर आपके हवाले है। चैप्टर को पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाई कॉमा, शुरू से अंत तक उसको समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडरलाइन करना है, देन एंड देयर उसको याद करना है, यह नोट डाउन करना है कि हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी तैयार करने हैं। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।